हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की आज की क्लास के अंदर हम लोग मृदा के संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं कि मृदा जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है और मृदा के संगठन में किस चीज़ का कितना प्रतिशत भाग होता है। तो हम इन चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, मृदा जो है इसके अंदर अगर हम ठोस भाग की बात करें तो 50% जो है वो इसके अंदर ठोस भाग होता है। यानी हम मृदा के कणों की बात कर रहे हैं कि मृदा के कण जो है जुड़कर आपस के अंदर एक जो त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। तो वो त्रिविमीय संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है, उसके अंदर 50% भाग जो है वो क्या होता है, ठोस होता है और 50% भाग जो है वो रंध्रावकाश होता है। रंध्र माने जो होता है छिद्र होता है। तो क्योंकि मृदा जो है वो छिद्रित होती है तो इसके अंदर 50% भाग जो है वो रंध्रावकाश के रूप में पाया जाता है। अगर हम बात करें ठोसों की तो ठोस पदार्थ जो है वो दो रूपों में मृदा के अंदर पाए जाते हैं। जैसे देखिए, जो खनिज है 45% भाग जो है वो खनिजों के द्वारा निर्मित होता है और 5% भाग जो है वो कार्बनिक पदार्थ जो है उनके द्वारा निर्मित होता है। यानी कि टोटल 50 का 45 खनिज और 5% जो है वो कार्बनिक पदार्थ। अब खनिज जो है वो फिर दो रूपों में पाए जाते हैं, क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड। तो कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड हैं क्या? कोलॉइड का मतलब क्या होता है? वास्तव में ये एक कणों के आकार का निर्धारण है। जैसे कोलॉइड जो होते हैं उनका जो आकार है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जो पार्टिकल होते हैं उनको कोलॉइडी पार्टिकल कहा जाता है, कोलॉइडी कण कहा जाता है। क्रिस्टलॉइड वो होते हैं जिनके अंदर क्रिस्टलीय शेप होती है, क्रिस्टल होता है, यानी कि त्रिविमीय एक निश्चित ज्यामिति होती है तो वो क्रिस्टल होते हैं। निश्चित ज्यामिति देखिए कि जैसे ये लिखा मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इस प्रकार से, इसको देखिए, जैसे ये एक स्ट्रक्चर बनी है तो ये स्ट्रक्चर जो है वो एक निश्चित ज्यामिति में है। तो इसका मतलब ये है हुआ कि ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल का एग्जांपल देखिए, आपने चीनी के दाने देखे होंगे तो चीनी के दाने जो है वो चीनी चाहे कोई सी भी हो उसके दाने जो है उनकी आकृति है वो सबकी एक प्रकार की होती है। तो इसका मतलब वो ये हुआ कि उनकी निश्चित आकृति हुई। तो निश्चित आकृति का मतलब कि वो क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। तो खनिज पदार्थ जो है वो क्रिस्टलॉइड के यानी कि क्रिस्टल के रूप में और इसके अलावा कोलॉइड के रूप में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की। तो कार्बनिक पदार्थ जो है वो ह्यूमस के रूप में और जीवित सूक्ष्म जीवों के रूप में पाए जाते हैं। ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस क्या होता है एक्चुअली में जीवों या पौधों यहां हम मृत लिख देते हैं, मृत जीवों या मृत पौधों का सड़ा गला अंश होता है। ठीक है, ह्यूमस इसी को कहते हैं। तो मृत जीवों या मृत पौधों का जो सड़ा गला अंश है वो ह्यूमस होता है। और ह्यूमस जो है शुद्ध रूप से क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। जैसा कि मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, इसके अलावा हमारा शरीर का जो भाग है उसमें ज्यादातर मात्रा जो है वो क्या है, कार्बन की है। तो हम कहेंगे ये कार्बनिक चीजें हैं। तो कार्बनिक है, जैसे प्रोटीन की बात करते हैं, कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन की बनी होती है और प्रोटीन जो है वो कार्बन से बनता है। इसका मतलब कि वो कार्बनिक हुई। तो फिर कार्बनिक पदार्थों के अंदर हमने ह्यूमस को रखा है जिसके अंदर जीव भी आ गए और पौधे भी आ गए और उनका जो सड़ा गला अंश है वो ह्यूमस होता है। तो ह्यूमस इसके अंदर पाया जाता है। फिर इसके बाद में जीवित सूक्ष्म जीव जो है वो पाए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। तो बाकी इसके अंदर ये काउंट हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं रंध्रावकाश की। तो रंध्रावकाश की अगर बात करें तो इसमें
तरीके से इसमें पाया जाता है। तो वास्तव में होता क्या है कि मृदा के जो कण है उनके साथ जो वाटर है वो हाइड्रेट रूप में रहता है। हाइड्रेट शब्द आपने कभी सुना होगा। हाइड्रेट का मतलब ये होता है कि जब वाटर जो है वो किसी दूसरे कण के साथ वंडरवाल या एक बहुत ही कमजोर बंध के द्वारा जुड़ा रहता है तो वो हाइड्रेट वाटर होता है, उसको हम हाइड्रेट वाटर बोलते हैं। तो द्रव जो है या वाटर जो है वो कणों के साथ 25% के रूप में हाइड्रेट वाटर के रूप में रहता है। और जो गैसें हैं तो गैसें जो है जितने भी मृदा के कण हैं उनके अंदर जितने भी रिक्त स्थान हैं उनके अंदर 25% तक क्या पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं। और ये हमने कल के वीडियो में सीख लिया था कि नाइट्रोजन जो है वो 79%, ऑक्सीजन जो है वो 20% के आसपास और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.3% के आसपास जो है वो पाई जाती है। तो ये हमने इनके बारे में सीखा है कि कौन कितना प्रतिशत जो है वो पाया जाता है। तो इसको आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब हम इससे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मृदा के अंदर जो ये अवयव पाए जा रहे हैं, जो मैंने अभी लिखे हैं यहाँ पर, ये अवयव जो हैं इनको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी चीजें क्या क्या पाई जाती हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा खनिज पदार्थों। खनिज पदार्थ क्या होते हैं? तो देखिए, अगर मैं खनिज पदार्थों की बात करूं तो जो मृदा का टोटल भार है, कुल भार का 90% भाग जो है वो खनिज पदार्थों के द्वारा बनता है। 90% भाग, यानी कि मृदा के अंदर जो भार है उसका 90%, भार का 90% मैं कह रहा हूं, है ना, ध्यान रखना है इसका, भार का 90% है। तो 90% भाग जो है वो किससे बना होता है? खनिज पदार्थों से बना होता है। अब खनिज पदार्थ जो है वो कौन कौन से हैं? तो मैं सबसे पहले सिलिका की बात करूंगा, यानी कि रेत। और सिलिका का फार्मूला होता है SiO2। सिलिका, सिलिका के अलावा जितने भी पत्थर हैं, कंकड़ हैं, ओके, इसके अलावा मृत्तिका है, ये सारे के सारे जो हैं वो खनिजों के अंदर काउंट होते हैं। और फिर इस 90% के अंदर ही 90% के अंदर ये रेत भी आ गई है, कंकड़ पत्थर ये सारे आ गए हैं। तो इनको आप ऐसे मत समझिए कि ये तो पत्थर है। पत्थर का मतलब ये नहीं है कि ये केमिकल नहीं है, एक्चुअल में सिलिका से बनता है। ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनता है पत्थर, और ये भी सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना है, और ये भी सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना है। इनके रूप अलग अलग हो सकते हैं, केमिकल फार्मूला और केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम ही है। तो इसके अलावा 90% में इनके अलावा यहाँ पर क्या पाया जाता है? धातुएं पाई जाती हैं। जैसे देखो, एल्युमिनियम, आयरन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। तो ये तत्व है, ये मैंने कुछ ही लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो मृदा के अंदर खनिज पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये एक भाग है, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद खनिज पदार्थों के बाद इनको आप साथ साथ नोट करते जाना, आपने नोट करना है। खनिज पदार्थों के बाद में नेक्स्ट आ जाता है कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थों में देखिए क्या है, अभी जैसे मैंने बात भी करी थी यहाँ पर कि कार्बनिक पदार्थों में दो चीजें पाई जाती हैं। पहला तो कौन सा है? ह्यूमस। ह्यूमस पाया जाता है, और ह्यूमस में भी ये कितना है, वहां पर हमने परसेंटेज नहीं लिखी थी। तो ह्यूमस जो है वो 3 से 5% भाग जो है वो ह्यूमस कवर करता है मृदा का। ह्यूमस में वही
क्या चीजें होती हैं? मृत जीव, पादप का सड़ा गला अंश पाया जाता, ये तो होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? कार्बनिक पदार्थों में आ जाएंगे। और कार्बनिक पदार्थों के अंदर अगर मृत जीव और पादप जो है अगर वो कार्बन से बने हुए हैं, तो जो जीवित जीव है वो भी किससे बने हुए हैं? कार्बन से। तो फिर इसका मतलब ये हो गया सूक्ष्म जीव, ये भी क्या आ जाएंगे? कार्बनिक पदार्थों में आ जाएंगे। सूक्ष्म जीवों में कौन सा आ गया? जैसे राइजोबियम, जानते ही हो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कि राइजोबियम जो है वो मटर की जड़ों में पाया जाता है। विनाइट्रिक एजिटोबैक्टर, ठीक है। और सूक्ष्म जीवों के अलावा बड़े जीव जो कि केंचुए हुए या कुछ प्रकार के कीड़े मकोड़े हुए, वो भी मृदा के ही अंदर पाए जाते हैं, जो कि मृदा को उपजाऊपन जो है वो प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ हानिकारक जीव भी हैं, लेकिन जैसे केंचुए हैं जिनको किसान मित्र कहा जाता है, तो वो लाभदायक जीव भी हैं, तो वो भी इसके अंदर भी काउंट हो जाएंगे। कार्बनिक पदार्थों के बाद में जो दूसरा भाग है उसमें आ जाता है मृदा जल। मृदा जल, ठीक है। तो अभी हमने लिखा भी था कि मृदा जल कितने प्रतिशत भाग है? 25% भाग जो है रंध्रावकाश का वो मृदा जल के द्वारा फुलफिल होता है। तो यहाँ पर हमने बताइए अपने को कितना भाग आएगा? 25%। तो मृदा के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों का संचरण जो है, पोषक तत्वों का संचरण वो किसके द्वारा हो रहा है? जल के द्वारा हो रहा है। जैसे कि जब हम मिट्टी में पानी देते हैं तो वो पानी जो है वो केशिका सिद्धांत के आधार पर पौधे के हर ऊपर पत्तियों और जड़ तनों में और आगे पुष्पों में पहुंचता है। तो वो जो उसमें पोषक तत्व जो पहुंच रहे हैं वो जल के माध्यम से जो आ रहे हैं ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल जो है पोषक तत्वों का संचरण करता है। तो ये तीसरा भाग हो गया। चौथा भाग देखिए मृदा वायु। मृदा वायु, तो मृदा वायु जो है ये भी 25% होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मृदा वायु जो है इसका वितरण जो है वो असमान होता है। ओके, मतलब रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं होता है, असमान वितरण होता है। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.3% होती है भाई, ठीक है। या मैं आपको ये बता दूं कि वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। यानी कि मृदा के अंदर मृदा वायु जो है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्या, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे इसमें तो 0.3% है मृदा के अंदर और वायुमंडल में होती है 0.03% होती है, ठीक है। और CO2 के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है। तो जब आप नोट करोगे तो इसके नीचे यहां नोट करोगे, ठीक है, मैं यहां लिखा हूं। तो देखिए जो CO2 है वो पादप की जो गहराई है उसके समानुपाती होती है। यानी कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे CO2 की मात्रा भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। यानी कि गहराई बढ़ेगी, ऑक्सीजन घटेगी। तो ये आपको एक इसके अंदर रिलेशन जो है वो याद रखना है, ठीक है ना। और इसको आप नोट करोगे, ये समानुपाती है आपस में, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ लिया कि मृदा की संरचना के बारे में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मृदा के घटकों के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर आगे मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि मृदा जो है उसके कुछ और प्रकारों में उसको बांटा जा सकता है।
सतही मृदा है